वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों, अभी इस सीरीज़ में हम आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को बहुत आसानी से समझाने की बात कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स आपने अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल वाले खरीदे तो आपको गिरते बाज़ार में भी कोई बड़ा झटका नहीं झेलना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि आप सोने में कारोबार कर रहे थे कि कोयले में कर रहे थे, तो अच्छी चीज़ों में अगर कारोबार करोगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अधिकतर लोगों को नुकसान इसलिए होता है कि वो चीज़ें ही ऐसे स्टॉक उठाते हैं जिनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, लेकिन वो अवेयर नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखा और बस बाज़ार में एंट्री कर ली। किसी ने कहा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम है ना, और बाद में कोई नज़र नहीं आता। आप देखो, एक्सचेंज ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए क्लासिफिकेशन कर रखा है स्टॉक्स का, ए ग्रुप, बी ग्रुप, टी, टी एस, जेड ग्रुप। तो ए ग्रुप के स्टॉक्स में ही अगर आप काम करें ना, तो ज़िंदगी भर में आप सारे स्टॉक में काम करें ये भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक इंसान 50 से 100 स्टॉक को ट्रैक करके ज़िंदगी भर अपना काम कर सकता है, क्योंकि सारे सेक्टर के स्टॉक तो आ जाते हैं ना वहाँ पे। आपको पूरे 3000 स्टॉक्स में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में आखिरी तक हम बात करते हैं। मैं एक बहुत अच्छा खास तरीका, आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ सबसे अच्छे स्टॉक में। चाहे आपको इंट्राडे करना हो, चाहे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करना है, चाहे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, चाहे आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, अगर सही तरीके से अगर आपने एंट्री कर ली तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो अच्छा स्टॉक आज है वो 5 साल बाद भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मैं सही लेवल पे एंट्री करता हूँ तो मुझे ये मौका ज़रूर मिलता है कि 3 महीने में मैं और जब स्टडी करूँ और मुझे पता लगता है कि इसके बजाय दूसरा स्टॉक बेहतर है, तो मैं 400 के स्टॉक को कहीं 500 450 पे निकल के और किसी दूसरे बेहतर स्टॉक में स्विच कर सकूँ। क्योंकि मेरी एंट्री अगर सही है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एंट्री हमको सीखनी है और सबसे ज़्यादा सीखना है स्टॉक की क्वालिटी। तो स्टॉक की क्वालिटी का सबसे आसान तरीका ये है, आप ऐसा लिखें कि हर एक स्टॉक का मूविंग एवरेज होता है। 30 दिन की प्राइस को टोटल करके 30 से डिवाइड किया तो 30 DM आ गया, 30 डेज मूविंग एवरेज। फिर 50 डेज मूविंग एवरेज होता है, 100 डेज मूविंग एवरेज होता है, 200 डेज मूविंग एवरेज होता है। तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे 200 दिन के मूविंग एवरेज पे। 200 डेज का मूविंग एवरेज जो होता है ना, आपने लिखा NSE स्टॉक्स अबाउट 200 डेज मूविंग एवरेज, तो सामने आपको मनी कंट्रोल का लिंक आ रहा है, आपको ट्रेंड लाइन का लिंक आ रहा है, आपको इकोनॉमिक टाइम्स का लिंक आ रहा है, आपको topstockresearch.com वेबसाइट का लिंक आ रहा है। मैं जो नाम बोल रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए, नोट करके एक एक बार ये साइट्स खोल के देखनी चाहिए। देखिए, मैं जो साइट्स बता दूँ आपको, तो ज़िंदगी भर इन्हीं साइट्स पर आप बने रहेंगे, वो सीखना नहीं है। सीखना यह है कि ये डाटा कौन सा देखना है। उसके बाद बहुत सारी नई नई वेबसाइट्स आएंगी, इन वेबसाइट्स के लेआउट्स बदलेंगे, समय समय पे अलग अलग तरह की चीज़ें काम करेगी। तो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करना सीख लीजिए कि कैसे मुझे वेल इन्फॉर्म्ड रहना है। बहुत ज़्यादा उलझा के नहीं रखना है अपने आप को, सिंपल तरीके से जैसे हमने बताया आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो आप trendline.com को चुन लीजिए, है ना। अभी उस पर प्रैक्टिस भी चल रही है, उसके लिए सीरीज़ भी चल रही है। तो वहाँ पे आप पहुँचे और वहाँ पे आपने क्या किया, निफ्टी 500 के स्टॉक्स, मतलब NSE में जहाँ 2,500-3 हज़ार कंपनीज़ है, वहाँ की टॉप 500 कंपनीज़ की बात कर रहे हैं। 500 कंपनीज़ लेने से क्या बात हुआ कि उसमें लार्ज कैप भी आ गए, मिड एंड स्मॉल कैप भी आ गए। तो टॉप 500 कंपनीज़ में हम बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकर्स रिपोर्ट। जब आप फंडामेंटल में जाते हैं ना, और इधर मोर लिखा होता है, मोर को क्लिक करते हैं। इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियोस भी अवेलेबल है और अभी बनने वाले भी हैं। तो मोर करके लिखा हमने, वहाँ पे हमको शेयर होल्डिंग दिख रहा है, वहाँ पे हमको ब्रोकर रिपोर्ट दिख रहा है। आप गए ब्रोकर रिपोर्ट में, जो काम की बात है वो सुनिए ध्यान से। ब्रोकर रिपोर्ट को क्लिक किया आपने। जब ब्रोकर रिपोर्ट को क्लिक किया तो वो क्या चीज़ है, ब्रोकर रिपोर्ट में ऐसा हुआ कि इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, शेयर ब्रोकर्स हैं, उनकी अपनी अपनी रिसर्च टीम होती है। वो रिसर्च टीम सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल टेक्निकल्स पे लगातार काम कर रही है और वो अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छे स्टॉक्स पिक करके वो बताते हैं, वो रिसर्च करके बताते हैं। तो उन्होंने क्या है, स्टॉक्स को रेटिंग दी हुई है। तो रेटिंग 1 to 5 है, मतलब 5 है तो हाईएस्ट रेटिंग है, 1 है तो कम रेटिंग है। तो आप वहाँ पे रेटिंग में जाके देखेंगे 5 का रेटिंग कहाँ दिया हुआ है। तो आपने जैसी ब्रोकर एवरेज रेटिंग में क्लिक किया तो 5 की रेटिंग वाले स्टॉक्स आपको कौन से दिख रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिए। आपको वहाँ पे कम से कम
5 से 6 स्टॉक 5 की रेटिंग वाले दिख रहे हैं। उसके साथ में करेंट मार्केट प्राइस और दूसरे कॉलम में लिखा होगा ब्रोकर का एवरेज टारगेट क्या है, उसको ध्यान से देखना। कुछ स्टॉक में ऐसा नजर आएगा, जैसे अभी हम सिप्ला देख रहे थे, तो सिप्ला में दिख रहा था कि प्राइस चल रही है 585, लेकिन एवरेज टारगेट लिखा हुआ है 545। मतलब ये जहां खड़ा है वहां से थोड़ा नीचे जाके और फिर ऊपर जा सकता है। उसकी रेटिंग अच्छी है, लेकिन टेक्निकली अभी थोड़ा करेक्शन हो सकता है। भारतीय एयरटेल में देख रहे हैं तो दिख रहा है 540 करेंट मार्केट प्राइस है, लेकिन 590 एवरेज टारगेट प्राइस दे रखी है। सब ब्रोकर्स ने अलग अलग टारगेट दे रखे हैं, लेकिन सारे टारगेट का एवरेज निकाल के ये बताया गया कि 590 तक जाने का चांस तो बनता है। तो आपको क्या करना है, अगर खरीदने की बात कर रहे हैं तो जिन स्टॉक्स का करेंट मार्केट प्राइस नीचे है और टारगेट ऊपर है, उन स्टॉक्स की लिस्ट बना लो और साथ में रेटिंग का ख्याल रखो कि रेटिंग टॉप मोस्ट है और साथ में आगे अच्छा टारगेट होने के चांसेस भी बन रहे हैं। उन स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। ध्यान क्या रखना है, मार्केट वॉच बना के रख लेना है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि एक स्टॉक को आपने फ्राइडे को या संडे को देखा कि बड़ा स्ट्रांग था और आप वेडनेसडे को आए या थर्सडे को आए और आपने उसको खरीद लिया आंख मूंद के, ऐसे नहीं होगा। इंट्राडे का मतलब ये है कि आज अगर वो सेक्टर, वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, उसमें वॉल्यूम आ रहा है और वो एलटीपी हाई के करीब है, तो मैंने ऐसे 4 स्टॉक में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी। अब जो भी वहाँ से एकदम से मूव करता है, मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, मैं उसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाता हूँ अपने टाइम डिसिप्लिन के हिसाब से। अगर मेरी पोजीशन 9:30 पे बनी है तो 10:30 11 तक एक बार बुक कर लूँगा। दोपहर में अगर मैं काम करता हूँ, बीच की गैप है, मैं बार बार आपको समझाता हूँ टाइम डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको ट्रेड नहीं करना है। 1:15 1:20 पे आके आप ट्रेड लगाएंगे, 1:30 से 2:30 के लिए आप स्क्रीन पे रहेंगे। वहाँ पे फिर आपको ऐसा लगता है कि फिर से उसी स्टॉक ने परफॉर्म करना, भागना शुरू किया है, तो वहाँ फिर हम पोजीशन बना लेंगे। तो कौन सा नया स्टॉक, सुबह वाला स्टॉक लेना है ज़रूरी नहीं है। अगर कोई दूसरा स्टॉक उभर के सामने आ रहा है तो सुबह वाले को अवॉइड करके आप इस पर ध्यान दीजिए। जैसे सुबह हम बात कर रहे थे तो हम यूपीएल को बाय कर रहे थे, लेकिन बाद में इंफ्राटेल भागने लगा तो इंफ्राटेल को हाई पे बाय किया हमने और वो बहुत तेजी से भाग के ऊपर गया। तो दोस्तों इस तरीके से काम किया जाता है मार्केट में। और ब्रोकर्स रिपोर्ट आप देखेंगे, ब्रोकर की रेटिंग को देखेंगे, हाईएस्ट रेटिंग वाले स्टॉक चुन लेंगे। और अब आपके सामने अगर 10 ही स्टॉक है और 10 ही स्टॉक के चार्ट को आप लगातार फॉलोअप करते हैं तो यकीन मानिए आप सारे स्टॉक्स का 60-70% समझ और अंडरस्टैंडिंग तो आपको मिल चुकी है। अब उसके बाद हर एक स्टॉक और कंपनी की कुछ खास अलग बातें होंगी जो धीरे धीरे उनके साथ काम करके सीख लेंगे। लेकिन अगर आपने 10 सेक्टर के 10 स्टॉक को लगातार 2 महीने तक देखा और उनमें काम किया तो आप मार्केट में बहुत तरीके से काम करना सीख जाएंगे। आप मार्केट में ये समझने लगेंगे, स्टॉक मार्केट में, कि कैसे 2-3 दिन के लिए मूवमेंट आता है और कैसे 5-6 दिन के लिए स्टॉक रेंज बाउंड होता है और फिर कब वो अचानक से चलना शुरू करता है। पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेकआउट क्या होते हैं टेक्निकली, वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो सारे ब्रोकर्स ने जो इतनी मेहनत की है उसका सीधे सीधे फ़ायदा उठाने का जो तरीका मैंने बताया है, ये तरीका आपको बुरे से बुरे बाज़ार में भी तकलीफ में नहीं डालेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना कि आपको सबको डर इस बात का है कि निफ्टी अभी 9000 से फिर गिर के 8000 चली जाए तो निफ्टी अगर 9000 से 8000 पे चली गई ना, तो जिन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे करेक्शन आया है बड़ा केमिकल इंडस्ट्री में, करेक्शन आया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, करेक्शन आया है एफएमसीजी में, तो ये सेक्टर्स बाजार के गिरने में भी ऊपर जाएं, थोड़ा आपको प्रॉफिट दें, इसकी ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर मैंने 1 लाख रुपया लगाया और बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला, चलो 1 लाख का 1,20,000 नहीं हुआ, मेरा 1 लाख का 1,5 ही दिखा मुझे, तो भी मेरे को बहुत तसल्ली है, क्योंकि दूसरे स्टॉक में होता तो 1 लाख का 80,000 हो जाता। अब मैं ये अपने इस पैसे से प्रॉफिट बुक करके जो स्टॉक गिर के नीचे चले गए हैं, मेटल हो सकता है, रियल्टी हो सकता है, ऑटो हो सकता है, जो भी है, वो जो नीचे चले गए हैं, यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निचले लेवल पे उनमें री एंटर करेंगे। इस तरीके से म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स, वो अपना काम करते हैं और लोगों का 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ तरीके से मैनेज करते हैं, कोई सट्टेबाजी नहीं करते हैं। तो अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट किसको करना चाहिए? जो लगातार लंबे समय तक सफलता दिखा रहा है, जो लगातार लंबे समय तक अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, उन्हीं से हम सीखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ब्रोकर्स रिपोर्ट
और एवरेज टारगेट, ये 2 चीज़ें मैंने आपको देखने को कहा, उस लिस्ट बनाने को कहा। अगर बार बार आप ये चीज़ें जाके हर क्वार्टर में देखते हैं तो धीरे धीरे आप ये समझने लग जाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे पीडीलाइट नाम आ रहा था, फिर हमको वहाँ पे भारतीय एयरटेल दिख रहा था, फिर हमको वहाँ पे टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा दिख रहा था, हमको वहाँ पे एसआरएफ दिख रहा था। ये स्टॉक बार बार नज़र आ रहे थे, जुबिलेंट फूडवर्क्स दिख रहा था। तो ऐसे रेंडमली 3000 कंपनीज में आप सोचो कि ये स्टॉक अच्छा होगा शायद, क्योंकि आज इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो अभी एशियन पेंट पिछले महीने भाग रहा था, वो 1600 रुपये से 1850 हो गया। अच्छा था स्टॉक, ये सोच के किसी ने उठा लिया तो अभी तो 1580 हो गया है ना। ऐसी तो झटके हम बाजार में खाते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को समझने की बजाय शॉर्टकट पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत लंबे समय के लिए अटक जाते हैं। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अगर काम करना है तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो रखिए कि एक पान वाले, सब्जी वाले, छोटे छोटे बिजनेसमैन जितना पैसा, जितनी मेहनत लगा के दिन भर का 1000 रुपये कमा पाते, आप आए हैं घंटे भर में 2000 रुपये कमाने के लिए। तैयारी क्या है आपकी? वो तैयारी अगर नहीं है तो एक आध बार, 2 बार, 3 में तुक्का लग भी जाए, बिगिनर्स लग चल भी जाए, लेकिन यहाँ कोई टिक नहीं सकता। पता है, ऐसे इधर उधर से पूछ के, इधर उधर से पता करके, फ्री की टिप्स लेके आप अगर काम कर रहे हैं तो आप समझ लो कि आप IIT या PMT की एग्ज़ाम में गए हैं, IPMT में, और आप सोच रहे हैं कि सी पे टिक लगा दूंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा या मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। ऐसा आज तक कभी हुआ है? हो सकता है क्या? थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो चलो आपने बर्बाद कर दिया तो वो तो शायद फिर कभी मेहनत करके आप कमा भी लें, लेकिन ये जो समय चला जाएगा ना, ये जो मौका चला जाएगा, ये दोबारा कभी नहीं आता। तो हमेशा अमीर लोग समय की कीमत करते हैं कि सही मौके पे अगर तैयारी के साथ खड़े हैं तो किसी को लाख रुपया भी दिया हो तो 1.5 लाख रुपया वसूल करके और आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।